नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं। हाजिर हम सुबह 9 बजे लेकर। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के विरोध में साहित्यकारों के इस्तीफों का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटे में 6 ने लौटाए पुरस्कार। सरकार के साथ आरएसएस ने भी मंशा पर उठाए सवाल। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार का आखिरी दिन। 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान। प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। देश भर में आज हड़ताल पर 8 लाख से ज्यादा केमिस्ट। इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री के विरोध में केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन। इजरायल की संसद को आज संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दोहरे कराधान और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। और ईरान में तस्करी के आरोप में 2 साल से बंद 9 भारतीय रिहा। आज होगी वतन वापसी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताया आभार। देश में सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हमले के विरोध में लेखकों की तरफ से पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में 6 और साहित्यकारों ने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया, जिससे यह संख्या अब 28 तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के बाद अब आरएसएस ने भी पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मशहूर कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या के बाद से साहित्यकारों की नाराजगी का सिलसिला जारी है। लेखकों और साहित्यकारों ने देश में सांप्रदायिक हिंसा और फांसीवादी ताकतों के बढ़ने के आरोप लगाते हुए साहित्य अकादमी के साथ साथ अब दूसरे पुरस्कार भी लौटाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका दिलीप कौर तिवाना ने पद्मश्री लौटा दिया, जबकि प्रोफेसर चमनलाल, सुरजीत पातार, बंगाल के बंदकांत्रा सेन और असम के 2 लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत देर से हो रहे हैं। अब वक्त आ गया कि जो सोचने वाले लोग, उनको इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाए। मैं यही कामना है, यही मेरा सपना है, इसमें यही आशा छुपी हुई है कि साहित्य अकादमी को सियासतदानों के भय से या किसी और शक्ति के भय से कभी खामोश नहीं होना चाहिए। साहित्य अकादमी के अलावा दूसरे पुरस्कार प्राप्त लेखक, कलाकार और साहित्यकार भी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच आरएसएस के मुखपत्र 5 जन में छपे लेख में पुरस्कार लौटाए जाने वालों की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने भी साहित्यकारों के इस कदम को गलत बताया है। अपनी आवाज उठाएं, लेकिन आवाज उठाने का तरीका अगर इसकी गहराई में जाया जाएगा तो हो सकता है कुछ नई चीजें निकले। कहीं ये विचारधारा का कोई टकराव है तो मैं समझता हूं लोगों को इस पर सोचना चाहिए। इससे पहले सोमवार को कश्मीरी लेखक गुलाम नबी खयाल, गुजराती कवि अनिल जोशी, कन्नड़ लेखक रहमत तारीकरे और पंजाब के 5 लेखकों ने अपने अकादमी पुरस्कार लौटा दिए थे। साहित्यकार सांप्रदायिक हिंसा के मामलों, लेखक और कवियों पर हुए हमले के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को इस मामले में आपात बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां आज दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 6 जिलों की 32 सीटों पर शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिले कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, इन 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर के दिन वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौड़ के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सके। इस दौर में सूबे के 86 लाख से ज्यादा मतदाता 456 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। बिहार चुनाव के दूसरे दौर में प्रचार के आखिरी दिन सियासी पारा चरम पर होगा। सभी पार्टियों ने आखिरी लम्हों में धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। एनडीए गठबंधन के कई नेता आज 6 जिलों की विधानसभा सीटों पर जनसभाएं और रैलियां करेंगे। वहीं महागठबंधन की तरफ से प्रचार के रण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
5 रैलियों को संबोधित करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 8 रैलियां होंगी। कुल मिलाकर देखें तो आखिरी लम्हों में आज सभी पार्टियां और उम्मीदवार जमकर प्रचार करेंगे। और दूसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां जातीय संघर्ष का बोलबाला रहा है। इन इलाकों में आज भी माओवादियों का दखल है। साथ ही इस बार बड़ी तादाद में हर पार्टी के टिकट पर दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। लिहाजा शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। लालू प्रसाद यादव जी का गांधी मैदान में अभी लाखों लाख की संख्या में आए और उनके भाषण सुनकर लाभ उठाए। मेरे दोस्तों याद रखें, भूले नहीं। अभी दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होनी है और राजनीतिक पार्टियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। लेकिन इस बार तमाम पार्टियों ने धन बल को तरजीह देते हुए टिकट बांटे। दूसरे चरण में 1/3 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जानकारों के मुताबिक जीत हासिल करने के लिए पार्टियां धन बल और जातीय समीकरण को तरजीह देती रही हैं। अब तक लगभग 2500 लोगों को हम लोगों ने सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन किया है। 51 लोगों को या तो थाना पे हाजिरी बना रहे हैं या उन्हें जिले से बाहर भेजा गया है। वारंट एग्जीक्यूशन में बहुत काम हुआ है। उसमें लाल वारंटी जो नक्सल केस में जिन पर केस होता है उसमें से 25 से ज़्यादा लोगों को हाल फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर ऐसे मतदाता उनके आसपास के टोले में जिनको कि डराया धमकाया जा सकता है उनका बाकायदा नाम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज चिन्हित करके रखा हुआ है। दूसरे दौर में सबसे कम सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस दौर को बेहद अहम माना जा रहा है। 32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 142 पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। 110 पर तो हत्या, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। आरजेडी के 13 में से 9, बीजेपी के 16 में से 6, जेडीयू के 13 में से 5 उम्मीदवार दागी हैं। इसके अलावा 106 करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। धनबल के प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग बेहद चौकन्ना है। दबंगों को चाहते हैं, जानबूझ करके टिकट देते हैं। उसका मुख्य कारण है कि उनके लोग गांव में फैले हुए होते हैं और उनके मन मुताबिक जब चाहते हैं राजनीतिक रोटी को पकाते हैं या फेंकते हैं। ये वो इलाके हैं जहां जातीय संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। लिहाजा धनबल को मिली तरजीह ने शांतिपूर्ण मतदान के सामने मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। जहानाबाद से प्रणव गोस्वामी की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी के लिए। गया में हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। प्रणव, आज आखिरी दिन है दूसरे दौर के मतदान के लिए। ज्यादा से ज्यादा रैलियां करने की कोशिश हर बड़ा नेता हर पार्टी से जुड़ा कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। तो क्या हमें रणनीति भी कुछ अलग दिखाई दे रही है पार्टियों की तरफ से, या कमोबेश एक ही तरह के सुर दिख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो जिस तरह का चुनाव प्रचार का रुख था पहले चरण में, ठीक उसी तरह से दूसरे चरण में भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। विकास की बातें, मुद्दों की बातें, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर जो पूरा चुनाव प्रचार है वो उसके इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर निजी और व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह एकदम साफ है, क्योंकि बिहार चुनाव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि विकास मुद्दों से ज्यादा जातीय गोलबंदी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं। और जिस भी राजनीतिक दल को अपने मुताबिक जिस तरह से गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं, उसी के हिसाब से उनको लगता है कि ज्यादा फायदा उन्हें चुनावों में मिलेगा। और यही वजह है कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में और पहले चरण के चुनाव प्रचार में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा, जहां तक चुनावी रैलियों का सवाल है, जहां तक नेताओं के भाषणों का सवाल है। हाँ, और ये हम जानते हैं ज्यादातर इलाके आप गया में मौजूद हैं, वो भी नक्सल पीड़ित इलाका है। तमाम इलाके नक्सल पीड़ित हैं। किस तरह के खास इंतजाम हैं इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारियां की हैं। पहले और दूसरे चरण में वो जिले आए हैं जो सबसे ज्यादा ये कहा जाए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और इसके अलावा ऐसे इन जिलों में खासतौर पर जो धनबल
और बाहुबल के आधार पर जो उम्मीदवार है वो मैदान में है। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि काफी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में। तो इसी को देखते हुए ज्यादा यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी है वो ज्यादा चौकस है। और जैसा हमने पहले दौर के मतदान में भी देखा कि संवेदनशील जो बूथ है वहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। जो स्थानीय पुलिस है उसको जो बूथ है उनसे बाहर रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सुरक्षा संभाली है। हवाई सर्वेक्षण हो रहे हैं। ड्रोन से भी जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर नजर रखी जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से वो जो तैयारियां है दूसरे दौर के लिए उसकी तैयारियों को जो आखिरी रूप देने की तैयारी में है। और परसों जब मतदान होगा तो चुनाव आयोग को उम्मीद है कि पहले दौर की तरह इस बार और ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल, तो पूरी कोशिश चुनाव आयोग की है फेयर इलेक्शन करवाने की। और जिस तरह से आंकड़े आए हैं बाहुबलियों और धनबल के मामले में, दूसरे दौर में 31 बाहुबली हैं तो 23% धनबल का इस्तेमाल करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसे लेकर खास चौकसी चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ती जा रही है, खास तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा की जगह जेडीयू ने पिपरा से कृष्णचंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि कृष्णचंद्र सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं। अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर कथित रूप से पैसा लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने उन्हें पीपरा से चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। पीपरा में चौथे चरण में मतदान होना है। उधर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। चौथे दौर में बिहार के चुनावी रण में 7 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 14 अक्टूबर तक यानी आज आखिरी दिन है नामांकन पत्र दाखिल करने का। इसके बाद कल यानी 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर के दिन मतदान होगा। और आइए अब रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दूसरे दौर के तहत कल हुए मतदान में लगभग 65% वोट डाले गए। हालांकि 10 जिलों के 21 पोलिंग बूथों पर फिर से मतदान के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक जौनपुर, बागपत, मिर्जापुर, सीतापुर, एटा, मेरठ, बदायूं, जालौन और आजमगढ़ में चुनाव में छिटपुट गड़बड़ी की खबरें मिली थी। दूसरे चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,87,00,000 थी। इससे पहले 9 अक्टूबर को पहले चरण के तहत हुए मतदान में 63.8% वोट डाले गए। कुल 4 चरणों में चुनाव होने हैं। 17 अक्टूबर को तीसरे और 29 अक्टूबर को चौथे दौर का मतदान होगा। मतगणना का काम 1 नवंबर को होगा। इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री के विरोध में आज देश भर की दवा दुकानें हड़ताल पर हैं। इससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने यह हड़ताल बुलाई है। संगठन का कहना है कि हड़ताल में 30 राज्यों के करीब 8.5 लाख केमिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ऑनलाइन शॉपिंग की तर्ज पर देश में ई फार्मेसी की नीति लागू करने जा रही है, जिसका दवा विक्रेता विरोध कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ने अभी तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की कोई इजाजत नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि हड़ताल के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने दवा विक्रेताओं के संघ के अध्यक्ष जयेश शिंदे से बातचीत की। हालांकि बयान में ये नहीं बताया गया कि इस पर रोक लगाने के अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। पश्चिम एशिया के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में इजरायल पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। राष्ट्रपति आज इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे, जबकि उनकी इजरायली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात होगी। दोनों देश दोहरे कराधान समेत
कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। राष्ट्रपति मंगलवार को एक दिन की यात्रा के तहत फिलिस्तीन में थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंगलवार को फलस्तीन के रामल्ला से यरूशलेम पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके तुरंत बाद वो इजराइल के राष्ट्रपति रियूविन रिवलिन के साथ यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट मेमोरियल पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। बुधवार को राष्ट्रपति इजरायली संसद को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति को यरूशलेम स्थित हिब्रू विश्वविद्यालय में मानद डिग्री से भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरे में दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव की संधि और सांस्कृतिक आदान प्रदान समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। There are two major MOUs that we're about to sign. The first one is the prevention of double taxation, and the second one is cooperation in culture and culture exchange. किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये इजराइल की पहली यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इजराइल से पहले राष्ट्रपति फलस्तीन के दौरे पर थे, जहां प्रणब मुखर्जी ने मध्य पूर्व में शांति को भारत के हित में बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद बढ़ाने, आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग तेज करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने फिलिस्तीनी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाकर हर साल 100 कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तस्करी के आरोप में ईरान की जेल में कैद 9 भारतीय नाविकों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया है, जो आज दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने भारत की अपील पर तत्काल कार्रवाई के लिए ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। तेल की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार ये लोग 2 साल से ईरान की जेल में बंद थे। सुषमा स्वराज ने अगस्त में ईरान यात्रा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री से भारतीय कैदियों की वापसी की अपील की थी। ये सभी भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट करके कहा कि ये कार्यक्रम उनके लिए सम्मान की बात है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि दुनिया भर के देशों से सुभाष बाबू के परिवार के 50 से ज्यादा सदस्य आएंगे और मुझे उनका स्वागत करने में खुशी होगी। उन्होंने कहा था कि शायद ये पहला मौका होगा जब नेताजी के परिवार के सदस्य एक साथ प्रधानमंत्री आवास आएंगे। मुलाकात के दौरान नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक किए जाने की मांग उठ सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह की 64 फाइलों को पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भरोसा नहीं दिया है। और फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जमैका के मार्लन जेम्स को मिला इस साल का द मैन बुकर पुरस्कार। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस और बीजेपी ने समान नागरिक संहिता बनाने का समर्थन किया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का मानना है कि ये काम सहमति से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख जानना चाहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को 3 हफ्ते में अपना जवाब देना है। अदालत ने सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा था कि वो समान नागरिक संहिता बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है और कब तक फैसला करेगी। बीजेपी ने कोर्ट के रुख पर तुरंत अमल की मांग की है, लेकिन कांग्रेस सबकी सहमति से आगे बढ़ने के पक्ष में है कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन
इसके ऊपर सहमति के आधार पे ही ये किया जाना चाहिए, न कि मैं आपको जबरदस्ती ऐसी चीज कुछ करूं। केंद्र सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस नोटिस के जवाब में इस देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए अपनी सहमति दें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानूनी जानकारों का रुख भी अलग अलग है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो महिला के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ जाता है, उस कानून को इस कोर्ट की जिम्मेदारी होती है रद्द करना। हर एक आदमी एक ही तरह और एक ही लॉ के नीचे ट्रीट किया जाना चाहिए। ये जो एम्बिग्विटी है, जो एक जाति जो मर्जी कर ले, एक रिलीजन डिफरेंट है, दूसरी रिलीजन डिफरेंट है, ये सब बंद करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। अर्जी में उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत ईसाई दंपत्ति को आपसी सहमति से तलाक लेने से पहले कम से कम 2 वर्ष तक अलग रहने की अनिवार्यता है, जबकि दूसरे धर्म के लिए 1 वर्ष की अनिवार्यता है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वो तलाक कानून में संशोधन के लिए तैयार है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और खबर नेपाल से, जहां विजयदशमी के त्योहार को देखते हुए मधेशियों ने फिलहाल आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन सीमा की नाकेबंदी जारी रहेगी। हड़ताली मधेशियों को मुस्लिम समुदाय के साथ नेपाल में डॉक्टरों का भी समर्थन हासिल हुआ है। बीते 21 दिनों से सीमा पर नाकेबंदी की हालत में हालांकि कुछ सुधार हुआ है। नेपाल में जरूरी ईंधन की आपूर्ति काफी हद तक बहाल हुई है। नेपाल की नई सरकार ने मधेशियों के साथ बातचीत की बात कही है, जिसके बाद माहौल में कुछ सुधार दिखा है, लेकिन अभी भी भारतीय सीमा पर मधेशियों की नाकेबंदी और रुकावट की वजह से हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं और नेपाल की सीमा में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के मामले में देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई है। मलेशियाई यात्री विमान MH17 की दुर्घटना के करीब 1 साल बाद नीदरलैंड के जांचकर्ताओं ने मंगलवार को अंतिम जांच रिपोर्ट जारी कर दी। इसके मुताबिक विमान को रूस में बनी मिसाइल बुक 6 से गिराया गया था, जबकि रूस ने दावा किया है कि जिस मिसाइल से विमान को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के पास है। नीदरलैंड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सतह से आसमान में मार करने वाली बुक 6 मिसाइल बोइंग विमान के कॉकपिट के पास फटी। जो विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन से दागी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान संख्या MH17 को निशाना बनाए जाने के वक्त 3 और नागरिक विमान उस इलाके में उड़ान भर रहे थे। Flight MH17 crashed as a result of the detonation of a warhead outside the aeroplane, above the left-hand side of the cockpit. This warhead was of the 9N314M type, carried on the kind of missile that is installed on the Buk surface-to-air missile system. अमेरिका ने इस रिपोर्ट को दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में मील का पत्थर बताया, तो डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए रूस से जांच में सहयोग करने को कहा है। वहीं यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को विमान हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि रूस ने जांच नतीजों को पक्षपाती बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। Выводы голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. Сегодня мы можем однозначно сказать, и в презентации это покажем, что если Boeing 777 малайзийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом БУК, 17 जुलाई को एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा मलेशियाई विमान पूर्वी यूक्रेन में हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में मारे गए 298 लोगों में से 196 नीदरलैंड्स के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस ने सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि रूसी वायुसेना ने पिछले 24 घंटे में सीरिया में 86 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जो 30 सितंबर को शुरू हुए उसके अभियान में किसी एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बीच आतंकियों ने दमिश्क में रूसी दूतावास पर रॉकेट से 2 हमले किए, जहां उस वक्त रूसी हवाई हमलों के समर्थन में सैकड़ों लोग रैली कर रहे थे। पहला रॉकेट दागे जाने के बाद परिसर के भीतर से धुआं उठता देखा गया। मौके से लोगों ने जैसे ही भागना शुरू किया तो दूसरा रॉकेट दागा गया। हालांकि हमले में
कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की संसद ने पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार को मंजूरी दे दी है। करार के पक्ष में 161 वोट पड़े, जबकि विरोध में 59। अब इस करार को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। ईरान ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ 14 जुलाई को समझौता किया था। इसके तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट मिलेगी, जबकि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी होगी। ईरान और अमेरिका में कट्टरपंथी इस करार के खिलाफ वोटिंग की मांग कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस में भी समझौता रोकने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशें नाकाम हो गईं। इस साल के प्रतिष्ठित द मैन बुकर प्राइज के लिए जमैका के लेखक मार्लन जेम्स को चुना गया है। लंदन के गिल्ड हॉल में कल 44 साल के जेम्स को यह पुरस्कार डचेस ऑफ कार्निवल ने दिया। जेम्स को यह सम्मान उनके उपन्यास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए दिया गया है। ये उपन्यास रेगे सिंगर बॉब मार्ले की हत्या की कोशिश की वास्तविक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इस उपन्यास में 1970 और 1980 के दशक में जमैका की राजनीति और वहां के गैंग कल्चर को बखूबी दिखाया गया है। मार्लन जेम्स मैन बुकर प्राइज जीतने वाले जमैका के पहले लेखक हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं आज से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करेंगी। भारत और अमेरिका हर साल मालाबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन पहली बार जापान भी इसमें स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है, न कि आमंत्रित सदस्य के तौर पर। 1 हफ्ते तक चलने वाले संयुक्त अभ्यास में भारत समुद्री सीमाओं में सभी तरह का कौशल विकसित करना चाहेगा। भारत और अमेरिका 1992 से मालाबार अभ्यास कर रहे हैं। इसमें जापान को आमंत्रित करने के भारत के कदम को लेकर इस साल का अभ्यास मायने रखता है। भारत के साथ सैन्य अभ्यास में जापान का भाग लेना, इससे चीन की भवें भी तन गई है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर भारत की चिंताओं के मद्देनजर इस साल के मालाबार अभ्यास में जापान को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक भूमिका को लेकर चिंतित है। बात क्रिकेट की करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे खेला जाएगा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। दक्षिण अफ्रीका ने कानपुर में रविवार को हुए पहले मैच में भारत को 5 रनों से हराया था। 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत पहला मैच हारकर 0-1 से पीछे चल रहा है। भारत दक्षिण अफ्रीका से T20 सीरीज पहले ही हार चुका है। भारत की पूरी कोशिश होगी आज के मैच में हर हाल में जीत का स्वाद चखने की। आज के मैच में चोटिल होने के कारण आर अश्विन को मैच से बाहर रखा गया है, जिससे हरभजन सिंह की टीम में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। भारत के बल्लेबाजी के क्रम में किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। T20 विश्व कप भी जल्दी होने वाला है। ऐसे में आज सबकी नजरें धोनी और उनकी कप्तानी पर जरूर होंगी। और बात नवरात्र की करते हैं। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गुजरात समेत कुछ राज्यों में गरबा की धूम भी शुरू हो गई है और इसकी रंगारंग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल से नवरात्र की शुरुआत हुई और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से नवरात्र की खुशियां मनाई जा रही हैं। गुजरात खासतौर से गरबा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आइए अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के विरोध में साहित्यकारों के इस्तीफे का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटे में 6 ने लौटाए पुरस्कार। सरकार के साथ आरएसएस ने भी मंचा पर उठाए सवाल। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार का आखिरी दिन। 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान। प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। देश भर में आज हड़ताल पर 8 लाख से ज्यादा केमिस्ट। इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री के विरोध में केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन। इजरायल की संसद को आज संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दोहरे कराधान और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। ईरान में तस्करी के आरोप में 2 साल से बंद 9 भारतीय रिहा। आज होगी वतन वापसी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताया आभार।